हेलो दोस्तों, आज हम लोग कपल्ड इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपको एक ऐसा मैग्नेटिक कोर दिया है जिस पे दो वाइंडिंग है या और वाइंडिंग है और इस तरह का करंट डायरेक्शन दिया है। तो इसका डॉट कन्वेंशन क्या होगा, इन दो वाइंडिंग का वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, ये हम देखेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ये देखेंगे कि इस तरह का सर्किट डायग्राम आपको बना हुआ मिला है, तो उसमें वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इसमें आपको डॉट कन्वेंशन दिया है और करंट की डायरेक्शन भी दी हुई रहेगी, तो उसका हम वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हम आज ये दो चीजें कपल्ड इंडक्टर के बारे में देखेंगे। तो हम इस मैग्नेटिक कोर्स से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट बनाएंगे। और इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि सोर्सेस कौन कौन से हैं। दो वाइंडिंग है और दो करंट है, तो हमारे पास दो सोर्स हैं। पहला एमएमएफ सोर्स है N1I1 और दूसरा एमएमएफ सोर्स है N2I2। अब हम इसमें यह देखते हैं कि फ्लक्स का पाथ क्या है। I1 की वजह से जो फ्लक्स होगा वो यहां से फ्लो करेगा, लेकिन क्या वो ये पाथ लेगा? ये इस पाथ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ये एयर देख रहा है और एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, उसी तरह फ्लक्स लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और इस पाथ में नहीं आएगा। फ्लक्स का पाथ फिर यहां से होगा और इस लिंब से होता हुआ यहां से रिटर्न हो जाएगा। अब कोई यह भी कह सकता है कि यहां भी एयर गैप है, तो फ्लक्स यहां क्यों फ्लो हो रहा है। तो यहां पे जो एयर गैप है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इस एयर गैप की लेंथ से बहुत छोटी थी, इसलिए वहां पे फ्लक्स जाएगा। उसके अलावा ये वाला पाथ भी है जो लो रिलक्टेंस पाथ है, तो फ्लक्स यहां भी फ्लो करेगा। तो N1I1 की वजह से ये आपका फ्लक्स पाथ है और I1 की डायरेक्शन ये है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। अब इस फ्लक्स की डायरेक्शन की वजह से हम N1I1 की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। एक N1I1 सोर्स है और सोर्स के अंदर फ्लक्स जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो यहां पे प्लस और यहां माइनस होगा और ये डायरेक्शन है फ्लक्स की इस N1I1 की वजह से। अच्छा, अब N2I2 को देखें। अब हम N2I2 को देखते हैं, तो उसकी वजह से फ्लक्स यहां से निकलेगा और ये दो पाथ से होता हुआ यहां से रिटर्न हो जाएगा ऐसे। इसमें भी फ्लक्स जो है वो एयर में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे वो हाई रिलक्टेंस पाथ देखता है। इसका साइन कैसा होगा, N2I2 का सोर्स का साइन कैसा होगा। अब इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ से है, तो N2I2 जो सोर्स है उसमें उसका साइन भी ऐसा माइनस यहां और प्लस यहां होगा, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन N2I2 की वजह से ऐसा है। अब हमने सोर्स और उसकी पोलैरिटी निकाल ली, फ्लक्स का पाथ देख लिया। तो अब देखते हैं कि रिलक्टेंस क्या है हर पाथ का। तो पहले तो ये लिंब देखिए, इस लिंब का रिलक्टेंस होगा मान लीजिए RL1। उसके बाद फ्लक्स ये पाथ पे जा रहा है, तो इसका रिलक्टेंस है RL2। फिर ये पाथ का फ्लक्स है, ये पाथ में फ्लक्स है, तो इसका रिलक्टेंस है RL3। फिर मिडिल लिंब में देखेंगे तो यहां पे है RM प्लस RG, जो कि एयर गैप का रिलक्टेंस है। उसके अलावा राइट लिंब में देखेंगे तो इस पाथ का रिलक्टेंस है मान लीजिए RR1। उसके बाद इस पाथ का रिलक्टेंस होगा, उसको मान लीजिए RR2 और फिर इस पाथ का रिलक्टेंस होगा RR3, तो उसको हम RR3 इस तरीके से यहां दिखा सकते हैं। यह हमारा पूरा मैग्नेटिक सर्किट बन गया है। अब इस सर्किट को यदि हम देखें तो RL1, RL2 और RL3 इन तीनों में एक ही फ्लक्स है। इसका मतलब है ये तीनों सीरीज में हैं। तो हम
इन तीनों की जगह एक रिलक्टेंस R1 लिख सकते हैं, और R1 होगा RL1 प्लस RL2 प्लस RL3। तो इन तीनों की जगह हमने एक रिलक्टेंस दिखा दिया R1। उसी तरह मिडिल वाली ब्रांच में RM और RG सीरीज में है, तो इन दो की जगह हम एक रिलक्टेंस दिखा सकते हैं, हमने वहां दिखा दिया R2। राइट लिम्ब में देखोगे तो तीन रिलक्टेंस है, RR1, RR2 और RR3, ये तीनों भी सीरीज में हैं, तो इन तीनों की जगह हम एक रिलक्टेंस दिखा देंगे R3। ये हमारा सर्किट बन गया। और इस सर्किट में R2 जो है वो है RM प्लस RG, और R3 जो है वो है RR1 प्लस RR2 प्लस RR3। अब यदि हमें इन दो वाइंडिंग में वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है तो हमें इन दो वाइंडिंग का फ्लक्स लिंकेज पता होना चाहिए, और इन दो वाइंडिंग का फ्लक्स लिंकेज पता होने के लिए हमें इस लिम्ब में और इस लिम्ब में कितना फ्लक्स है वो पता होना चाहिए। मान लो इस लिम्ब में फ्लक्स है φ1 और इस लिम्ब में फ्लक्स है φ2, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये फ्लक्स φ1 होगा और ये फ्लक्स φ2 होगा। अब φ1 जो है वो N1I1 और N2I2 दोनों की वजह से होगा, उसी तरह φ2 जो है वो भी N1I1 और N2I2 दोनों की वजह से होगा। तो अब हमें φ1 निकालना है और φ2 निकालना है N1I1 और N2I2 के टर्म्स में। तो पहले φ1 लिखते हैं N1I1 की वजह से, तो φ1 होगा N1I1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 पैरेलल R3। इस केस में I2 जो है 0 माना है। अब φ1 निकालते हैं केवल I2 की वजह से, तो उस केस में I1 को 0 मानेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सर्किट बनाना पड़ेगा, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि φ1 का डायरेक्शन ये है। तो φ1 क्या है N2I2 के टर्म्स में, φ1 है माइनस N2I2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 पैरेलल R3। अभी ये जो टर्म है ये टोटल फ्लक्स है इस डायरेक्शन में, और ये फ्लक्स डिवाइड हो रही है R1 और R3 ब्रांच में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे R3 का और डिवाइड करेंगे R1 प्लस R3 का, तो हमको φ1 मिल जाएगा N2I2 के टर्म में। अब इन दोनों को मिला के हम टोटल φ1 निकाल सकते हैं, और φ1 होगा N1I1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 पैरेलल R3 माइनस N2I2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 पैरेलल R3 मल्टीप्लाइड बाई R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं φ1 इक्वल टू N1I1 R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 माइनस N2I2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये जो है ये फ्लक्स है इस लिंब में। तो वाइंडिंग 1 का फ्लक्स लिंकेज हम लिख सकते हैं N1 φ1, और इसको लिख सकते हैं N1 स्क्वायर R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 टाइम्स I1 माइनस N1 N2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 मल्टीप्लाइड बाई I2। इसी तरह वाइंडिंग 2 का फ्लक्स लिंकेज हम लिख सकते हैं लेमडा 2 इक्वल टू N2 φ2 विच इज इक्वल टू
N2 स्क्वायर R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 टाइम्स I2। इन दो इक्वेशन से ये पता चलता है कि वाइंडिंग 1 का जो फ्लक्स लिंकेज है वो I1 और I2 दोनों की वजह से है। उसी तरह दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स लिंकेज पहली वाइंडिंग का करंट और दूसरी वाइंडिंग का करंट I1 I2 दोनों की वजह से है। हम लोग इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, और यहाँ पे एक वाइंडिंग का फ्लक्स लिंकेज दो करंट की वजह से है, इसलिए यहाँ पे हमें दो इंडक्टेंस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो लेमडा 1 को हम लिख सकते हैं L11I1 माइनस M टाइम्स I2, और लेमडा 2 को लिख सकते हैं माइनस M टाइम्स I1 प्लस L22 टाइम्स I2। जो इंडक्टेंस इस वाइंडिंग के खुद के करंट की वजह से है उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, और जो दूसरे वाइंडिंग की करंट की वजह से है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। और L11 को लिख सकते हैं N1 स्क्वायर R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई L22 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1, और M को लिख सकते हैं N1 N2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यहाँ एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वाइंडिंग एक का दूसरे वाइंडिंग की करंट की वजह से और दूसरे वाइंडिंग का पहले वाइंडिंग की करंट की वजह से, दोनों सेम रहेगा। अब हमने यहाँ फ्लक्स लिंकेज निकाल लिया है, अब हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो पहली वाइंडिंग के दो टर्मिनल ए बी और दूसरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को हमने सी डी कह दिया है। तो पहले वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो होगा डी लेमडा 1 बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट L11 डी I1 बाई डी टी माइनस M डी I2 बाई डी टी। अब सवाल ये उठता है कि ये वोल्टेज VAB है या VBA है। तो उसके लिए हमें लेंज लॉ को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेंज लॉ के हिसाब से वोल्टेज इंड्यूस ऐसा होना चाहिए कि वो कॉस को अपोज करे, और इस कंडीशन में कॉस जो है वो है φ1। यदि हम VAB की डायरेक्शन इस तरह से मानते हैं कि A टर्मिनल B से ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो I1 की डायरेक्शन के करंट को अपोज करेगा जो कि φ1 को सपोर्ट कर रहा है। सो हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड VAB जो है वो L11 डी I1 बाई डी टी माइनस M डी I2 बाई डी टी होगा। उसी तरह हम दूसरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, डी लेमडा 2 बाई डी टी, और वो हो जाएगा माइनस M डी I1 बाई डी टी प्लस L22 डी I2 बाई डी टी। और लेंज लॉ के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि ये वोल्टेज है VCD। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज इक्वेशन निकाल सकते हैं कपल्ड इंडक्टर की। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वाइंडिंग का कन्फिग्रेशन नहीं मिलता है, हमें एक सर्किट डायग्राम मिलता है जिसमें कपल्ड इंडक्टर डॉट के साथ दिखाए रहते हैं और उनका सेल्फ इंडक्टेंस L11 L22 और म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया होता है। अब उस कंडीशन में हम वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें डॉट कन्वेंशन को समझना होगा। यदि हम मैग्नेटिक सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टिपिकली डॉट कन्वेंशन के हिसाब से करंट एंटरिंग द डॉट प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग यही फैक्ट यूज करके इस कपल्ड इंडक्टर की दोनों वाइंडिंग के लिए डॉट डिसाइड करेंगे। तो डॉट डिसाइड करने के लिए हमें पहले एक वाइंडिंग पे एक आर्बिट्ररी डॉट लगा देते हैं। पहली वाइंडिंग पे यहां डॉट लगा दिया गया है, और इस डॉट पे यदि करंट इंटर कर रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। तो दूसरी वाइंडिंग में डॉट उस टर्मिनल पे लगेगा जिस टर्मिनल पे करंट इंटर करने से फ्लक्स की सेम डायरेक्शन हो, और वो टर्मिनल होगा डी।
क्योंकि यदि हम सी पे डॉट लगाएंगे तो सी पे जो करंट इंटर कर रहा है वो उसके कारण जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए डी पे डॉट लगेगा। तो हमारा जो सर्किट बनेगा इसका वो होगा, ए पे डॉट है पहली वाइंडिंग के और दूसरी वाइंडिंग के डी टर्मिनल पे डॉट है, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होगा। और I1 जो है हमारा ए पे इंटर कर रहा है और I2 जो है टर्मिनल सी पे इंटर हो रहा है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सर्किट से डॉट कन्वेंशन निकाल सकते हैं। दूसरा कन्वेंशन जो सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द टर्मिनल विद द डॉट हैव द सेम पोलैरिटी एट एनी मोमेंट। यदि टर्मिनल ए पॉजिटिव है तो टर्मिनल डी पॉजिटिव होगा, और यदि टर्मिनल ए निगेटिव है तो टर्मिनल डी भी निगेटिव होगा। इन दोनों की पोलैरिटी एक समय पे एक जैसी होगी। तो उस केस में हम वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब हम इस कंडीशन को यूज करके सेम वोल्टेज इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे और एक वाइंडिंग को एक टाइम पे एक्साइट करेंगे। पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि केवल वाइंडिंग 1 में करंट है I1 और I2 को हम 0 मानते हैं। तो उस केस में VAB क्या होगा? VAB होगा L11 dI1/dt। और VCD क्या होगा? चूंकि D पे डॉट है तो D विल बी मोर पॉजिटिव कंपेयर टू C। D जो है ज्यादा पॉजिटिव है C से, तो VCD क्या होगा? -M dI1/dt। अब दूसरी कंडीशन माने और I1 को 0 करें, उस केस में क्या होगा? तो VCD क्या होगा? I2 जो है डॉट वाले टर्मिनल से निकल रही है और C पे इंटर कर रही है, तो C टर्मिनल D से ज्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि I2 की डायरेक्शन इस तरीके से ली गई है। तो हम लिखेंगे L22 dI2/dt। और VAB क्या होगा? नाउ कि C टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव है D से, तो D टर्मिनल की पोलैरिटी निगेटिव है, उस तो VAB में A टर्मिनल की पोलैरिटी ज्यादा निगेटिव होगी, तो हम इसको लिखेंगे -M dI2/dt। अब यदि दोनों वाइंडिंग में करंट यदि जा रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? VAB इक्वल टू L11 dI1/dt -M dI2/dt। VCD क्या होगा? VCD होगा L22 dI2/dt -M dI1/dt। और यदि हम इन इक्वेशंस को और इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें दोनों इक्वेशन सेम दिखती है। अब हमने इन दो वाइंडिंग का वोल्टेज इक्वेशन निकाल लिया है। अब इन दो वाइंडिंग को हम दो तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कनेक्शन है जिसमें हम B को D से शॉर्ट करेंगे, और दूसरा कनेक्शन हो सकता है जिसमें हम B को C से शॉर्ट करेंगे। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो सकता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम लोग ये वोल्टेज इक्वेशन यूज करेंगे। पहला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिसमें B और D को शॉर्ट किया है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें VAC वोल्टेज निकालना होगा। VAC को हम लिख सकते हैं VAB प्लस VDC और VAB माइनस VCD। इस इक्वेशन में VAB और VCD की वैल्यू रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं VAC इक्वल टू L11 dI1/dt माइनस M dI2/dt माइनस L22 dI2/dt प्लस M dI1/dt। अब इस सर्किट में I1 और I2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम I1 को -I2 से रिप्लेस करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं L11 प्लस L22 प्लस 2 टाइम्स M dI1/dt। तो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L11 प्लस L22 प्लस 2M। चूंकि इसमें सारे इंडक्टेंस एडिटिव है इसलिए इस कनेक्शन को सीरीज एडिंग कनेक्शन कहते हैं। अब यदि हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिसमें B और C शॉर्टेड हैं तो हमारा सर्किट ऐसा बनता है। इस कंडीशन में VAD वोल्टेज को लिख सकते हैं VAB प्लस VCD, तो VAD को लिख सकते हैं L11
डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी प्लस L22 डी आई टू बाई डी टी माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। इस कंडीशन में I1 इज इक्वल टू आई टू, तो हम I2 की जगह I1 डायरेक्टली रख सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। L11 प्लस L22 माइनस 2m डी आई वन बाई डी टी। तो इस कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है L11 प्लस L22 माइनस 2 टाइम्स m। इस कनेक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस में से म्यूचुअल इंडक्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाला गया है, इसलिए इस कनेक्शन को सीरीज अपोजिंग कनेक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हमने कपल्ड इंडक्टर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हमने वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन से इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट निकाला है, उस इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करके हमने फ्लक्स लिंकेज निकाला, उस फ्लक्स लिंकेज से वोल्टेज इक्वेशन लिखी, फिर हमने डॉट कन्वेंशन यूज़ किया, उस डॉट कन्वेंशन को यूज़ करके हमने कपल्ड इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया और उसके बाद इसका सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग कनेक्शन भी डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। थैंक यू।